तो हमारे चैनल के बिल्कुल ही नई वीडियो के लिए आपका स्वागत है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पुष्पा 2, जिसका पूरा नाम है पुष्पा द रूल। ये मूवी पुष्पा 1 का सीक्वल है, तो इसलिए इस मूवी को पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में सीधा जापान का पोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक लेबर शिप से कंटेनर निकाल रहा होता है। तभी एक कंटेनर नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरकर खुलता है तो वो लोग देखते हैं उसके अंदर लाल चंदन भरा हुआ होता है। तो वो अपने बॉस को बुला लेते हैं। उनका बॉस बोलता है ऐसा नामुमकिन है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ लाल चंदन नहीं आ सकता। अभी बॉस के साथ जो लोग आए थे उन्हें कंटेनर की तलाशी लेने को बोलता है। जैसे ही वो लोग कंटेनर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक आदमी भी है। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पुष्पा राज है। पुष्पा राज को देख के वो उस पर अटैक कर देते हैं, तो पुष्पा भी उन्हें मारने लगता है। फाइट के दौरान ही वो पुष्पा से पूछते हैं तो कौन है और यहाँ क्यों आया है। तो पुष्पा भी उन्हें जापानी में ही बोलता है उसका नाम पुष्पा है और वो अपनी पेमेंट लेने आया है। पुष्पा कहता है इंडिया से लाल चंदन यहाँ तो आता है, लेकिन लाल चंदन लेने वाले उसकी पेमेंट नहीं कर रहे और पुष्पा अपनी पैसे कभी नहीं छोड़ता, इसलिए वो यहाँ पर आया है। तभी वो लोग पुष्पा पे गोली चलाने लगते हैं। एक गोली पुष्पा के बाएं कंधे पर लगती है, तभी पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। लेकिन पुष्पा जैसे ही समुद्र में गिरता है उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आती है। अब हम देखते हैं स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पुष्पा 1 खत्म होती है। इसलिए हम देखते हैं पुष्पा शादी कर चुका है, सिंडिकेट का लीडर बन के सिंडिकेट को रूल कर रहा है। लाल चंदन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और एमएलए सिद्धप्पा जिसने इसको सिंडिकेट का लीडर बनाया था उससे भी उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि पुष्पा के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो सभी पुष्पा के लिए काम करके बहुत खुश है। पुष्पा ना कि सिर्फ उन्हें पैसे देता है बल्कि उनका ध्यान भी रखता है। फिर एक दिन पुष्पा के मजदूर लाल चंदन काटने के लिए ट्रक में बैठकर जंगल जा रहे होते हैं और उन्हीं मजदूरों के बीच में एसपी शेखावत भी होता है, जो कि मजदूर का भेष लेकर घुसता आता है और लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाता है और उन्हीं के साथ लाल चंदन काटने लगता है। तभी उन मजदूरों को पुलिस वाले घेर लेते हैं। एसपी शेखावत अपना असली रूप दिखाता है और उन्हें अपनी बंदूक दिखाकर बताता है वो एसपी शेखावत है और अब उन मजदूरों को लाल चंदन को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लेता है और उन्हें पुलिस स्टेशन के जेल में बंद कर देता है। जैसे ही ये बात पुष्पा को पता चलती है वैसे ही पुष्पा अपने आदमियों के साथ गाड़ी निकालता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। इस टाइम पे एसपी शेखावत बाहर होता है, इसलिए पुष्पा सीधा इंस्पेक्टर को देखता है और उसे कहता है अपने सारे आदमियों को छोड़ने के लिए। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एसपी शेखावत ऐसा करने से ना किया है। अगर वो कोई एसपी शेखावत के खिलाफ जाता है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे ही ये बात पुष्पा सुनता है वैसे ही पुष्पा बहुत सारे पैसे लेकर आता है और वो पुलिस वाले जितनी सैलरी पूरी लाइफ में कमाते हैं पुष्पा उन सबको एक ही बार में दे देता है, जिसके बाद पूरे पुलिस वाले हंसते हंसते इस्तीफा दे देते हैं और बड़ी खुशी के साथ पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले ही पुष्पा के सारे आदमियों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद पुष्पा अपने सारे आदमियों को ले जाता है और कुछ देर बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन जाता है तो वो देखता है कि पुलिस स्टेशन पूरा खाली है, ना तो वहाँ पर मजदूर है ना ही पुलिस वाले हैं। और जब एसपी शेखावत को पता चलता है यहाँ क्या क्या हुआ है पुष्पा को, और पुष्पा ने सारे पुलिस वालों को खरीद कर सारे मजदूरों को छुड़ा ले जाता है, तभी एसपी शेखावत को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ही अगले सीन में पुष्पा को देखते हैं कि वो एमएलए सिद्धप्पा से मिलता है और वो एमएलए सिद्धप्पा की बहुत इज्जत करता है क्योंकि एमएलए सिद्धप्पा ने ही पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। यहाँ पर एमएलए सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है वो सीधा स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है कि इस टाइम पे इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके लिए उनकी पार्टी की मीटिंग चल रही है। लेकिन एमएलए सिद्धप्पा उसे भी साथ चलने को कहता है, यानी कि वो दोनों ही जाके सीएम से मिलेंगे। अब इसके बाद ही पुष्पा अपने घर आता है और सीधा अपनी वाइफ को बताता है कि वो सीएम से मिलने जा रहा है। और जैसे ही ये बात शिवल्ली सुनती है वैसे ही कहती है जब तुम सीएम से मिलोगे तब तुम सीएम के साथ एक फोटो लेनी होगी, क्योंकि अपने पति पुष्पा और सीएम की फोटो अपने घर में लगाना चाहती है ताकि वो लोगों को दिखा सके उसके पति पुष्पा की पहुंच सीएम तक है। शिवल्ली की बात सुनकर पुष्पा हंसता है और फिर अपनी वाइफ शिवल्ली से कहता है कि वो ऐसा करेगा, अपनी वाइफ के लिए सीएम से फोटो खिंचवाएगा। उसके बाद ही पुष्पा एमएलए सिद्धप्पा के साथ सीएम ऑफिस जाता है। वहाँ जाके सीएम से बातचीत करता है। यहाँ का जो सीएम होता है एमएलए और पुष्पा दोनों से मिलता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम से फोटो खिंचवाने की बात करता है तब सीएम पुष्पा को साफ मना करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पुष्पा की बहुत सारी बेइज्जती करता है और वो सीएम पुष्पा को जूतों से कंपेयर करता है। इन बातों को सुनकर एमएलए सिद्धप्पा सीएम से कहता है कि असल में फोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की वाइफ की है, इसलिए
आप पुष्पा के साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। ये बात सुनकर भी सीएम को गुस्सा आता है और वो पुष्पा को नासमझ आदमी कहता है जो अपने बीवी की बातें सुन रहा है। और ये सारी बातें बोल के सीएम, एमएलए और पुष्पा दोनों को वहाँ से भेज देता है। अब इसके बाद ही हम देखते हैं सीएम की बातें पुष्पा को बहुत ज्यादा हिट करती है और उन बातों से पुष्पा को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन यहाँ पर एमएलए सिद्धप्पा पुष्पा को संभालता है। पुष्पा एमएलए सिद्धप्पा से पूछता है कि कल को अगर आप सीएम बनते हो तो आप मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे। जो सुनकर एमएलए सिद्धप्पा कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन असल में मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो सिर्फ मामूली सा एमएलए हूँ। पर इस बात पर पुष्पा एमएलए से कहता है कि आप तो एमएलए सिद्धप्पा ही सीएम बनेंगे। एमएलए सिद्धप्पा चौंक जाता है और वो पुष्पा से कहता है ऐसा करने में 100 करोड़ लगेंगे। तभी पुष्पा कहता है 100 नहीं 500 करोड़ खर्च करेगा, लेकिन एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनाकर ही रहेगा। अब इसके बाद ही एमएलए सिद्धप्पा और सीएम जिस पार्टी से होते हैं, पुष्पा उसी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है और पुष्पा उसे 5 करोड़ रुपए देता है एंड वो पार्टी के प्रेसिडेंट से बात करवाए कहता है और वो सीधा अपने बड़े भाई को फोन करता है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उसे सीधा पुष्पा की बात करवाता है। यहाँ पर हम भी जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रताप रेड्डी। पुष्पा प्रताप रेड्डी से फोन पे बात करके कहता है कि उसने उनके ऑफिस में एक तोहफा भेजा है और उसी टाइम हम देखते हैं प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है और उस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए होते हैं। और ये देखकर पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि ये तोहफा प्रताप रेड्डी के लिए भेजा है ताकि वो खुशी खुशी एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बना दे। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं प्रताप रेड्डी इस बात के लिए मान जाता है और वो एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनने के लिए खड़ा होने देता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा के लिए काफी बड़ी मुसीबत होती है और वो मुसीबत होती है फंड जमा करना, यानी कि पैसे। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए पुष्पा एक बड़ी डील करने का सोचता है ताकि बड़ी डील करके पुष्पा के पास काफी पैसे आए कि उन पैसों से एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बना सके। अब यहाँ पे सबसे पहले पुष्पा ये देखता है कि वो सिंडिकेट के सारे जितने भी लाल चंदन इकट्ठा करता है उन सबको मुर्गन को बेचता है और मुर्गन ये रामेश्वरम के पोर्ट से होते हुए उसे इंटरनेशनल बायर को बेचता है। तभी पुष्पा ये डिसाइड करता है वो मुर्गन को बीच में से हटाकर सीधा इंटरनेशनल बायर से वो डील करेगा, क्योंकि जो मुर्गन है 1 टन लाल चंदन के बदले 1.5 करोड़ रुपए देता है। अगर पुष्पा डायरेक्टली इस माल को बेचेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब इसके लिए पुष्पा इस बारे में पता करता है एंड उसे इंटरनेशनल बायर मिलता है, जिससे वो मालदीव से जाकर बायर से मीटिंग करता है। तब वो उस बायर से कहता है कि 1 टन के बदले 1.5 करोड़ रुपए लेगा, जो सुनकर बायर अग्री कर जाता है। जिसके बाद वो पुष्पा 2000 लाल चंदन की डील बात करता है जिसकी कीमत 5000 करोड़ होती है। जिसके बाद ही पुष्पा फिर से इंडिया आता है और सिंडिकेट की एक मीटिंग रखता है और मीटिंग में सारे मेंबर को बताता है कि अब उन सबको बहुत बड़ी डील मिली है और इसीलिए उन सबको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके बाद ही सिंडिकेट के सारे मेंबर पुष्पा से कहते हैं कि वो लोग भी पुष्पा को ज्यादा से ज्यादा लाल चंदन देंगे। इसके बाद ही पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है कि सारे सिंडिकेट के मेंबर को अपना लाल चंदन एक जगह इकट्ठा करना होता है। लेकिन जिस दिन सारे मेंबर को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना होता है उस दिन सब लोग तो इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो एक मेंबर होता है उसके पूरे खिलाफे को एसपी शेखावत पकड़ लेता है और ना ही सिर्फ उसके सारे लाल चंदन को जलाता है बल्कि उस मेंबर को जान से भी मार देता है ताकि एसपी शेखावत का खौफ सारे सिंडिकेट के मेंबर्स पर बना रहे। और ये बात सीधा पुष्पा तक पहुंच जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिंडिकेट के सारे मेंबर एसपी शेखावत से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो सीधा एमएलए सिद्धप्पा से मिलते हैं एंड वो उसे कहते हैं एसपी शेखावत और पुष्पा के बीच की लड़ाई को खत्म कर दे ताकि वो लोग अपना बिजनेस आराम से कर सके। इसके बाद ही एमएलए सिद्धप्पा सीधा एसपी शेखावत के ऑफिस जाता है और कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। ये सब सुनकर एसपी शेखावत एमएलए से कहता है कि उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पुष्पा से है। एक बार पुष्पा ने उसके कपड़े उतारे थे और उसकी बहुत बेइज्जती की थी और इसीलिए उसे इस बेइज्जती का बदला चाहिए और इसीलिए वो चाहता है कि पुष्पा उसे सबके सामने माफी मांगे। और अगर पुष्पा ऐसा कर देता है तो एसपी शेखावत उन सबको परेशान नहीं करेगा। अब ये सुनकर एमएलए सिद्धप्पा सीधा पुष्पा के पास जाता है और एसपी शेखावत को सॉरी बोलने से मना लेता है, क्योंकि इसमें ये पूरे सिंडिकेट की भलाई होती है और पुष्पा को सिंडिकेट वालों के लिए इतना करना ही होगा। अब इसके बाद ही एक पार्टी रखी जाती है, उसमें सब लोग आते हैं, यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले, सिंडिकेट के सारे मेंबर और जो लोग सिंडिकेट से जुड़े हैं वो लोग। फिर अपनी गाड़ी से पुष्पा भी आता है और वो यहाँ पर एसपी शेखावत को सॉरी बोलता है। जिसके बाद पुष्पा के मुंह से सॉरी सुन के एसपी शेखावत बहुत खुश होता है और खुशी के मारे झूमने लगता है। और फिर इसके बाद एसपी शेखावत सारे सिंडिकेट के मेंबर्स से कहता है कि वो अब सिंडिकेट के किसी भी मेंबर को परेशान नहीं करेगा। अब वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, बस उसे अपना कमीशन मिलना चाहिए। इधर पुष्पा यहाँ से सॉरी बोलकर जाने लगा, लेकिन जब पुष्पा कार से वहाँ से काफी दूर आ जाता है फैसला करता है पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता और इसलिए वो आज भी एसपी शेखावत के सामने नहीं झुकेगा। फिर यही सोचकर
पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और फिर उसी पार्टी में वापस आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठा होता है, लेकिन तभी पुष्पा अपनी गाड़ी तेजी से लाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिस वजह से एसपी शेखावत स्विमिंग पूल में जा गिरता है और उसके स्विमिंग पूल में गिरते ही पुष्पा उसमें मुँह देता है। और एसपी शेखावत जैसे ही यह देखता है वैसे ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पुष्पा एसपी शेखावत से कहता है कि वो उसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला है, वो पुष्पा है, पुष्पा राज, जो कि किसी के सामने नहीं झुकता। और ये बोलने के साथ ही पुष्पा एसपी शेखावत को चैलेंज देता है। वो एसपी शेखावत से कहता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है और वो अगले सोमवार की सुबह सुबह उसकी डीलिंग करने चेन्नई जा रहा है और चेन्नई जाकर वो सीधा रामेश्वरम पोर्ट से होते हुए इंटरनेशनल बायर को बेच देगा और इसीलिए एसपी शेखावत के अंदर दम है तो उसे रोक के दिखाए। और ये बोल के पुष्पा वहाँ से चला जाता है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि एसपी शेखावत पूरे शहर के सारे रोड को ब्लॉक कर देता है ताकि पुष्पा अपना माल वहाँ से बाहर ना ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एसपी शेखावत ये नोटिस करता है कि सड़क के बगल में की जो नदी है उसका पानी बहुत कम हो चुका है, उसी नदी के जरिए अपने ट्रक्स को निकालेगा। कुछ टाइम बाद हमें भी ये पता लगता है कि एसपी शेखावत बिल्कुल सही है, क्योंकि पुष्पा अपने ट्रक्स नदी के जरिए भेजा होता है। आगे एसपी शेखावत जल्दी से उन सबको घेर लेता है और लाल चंदन से भरे हुए ट्रक्स को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एसपी शेखावत ने जो ट्रक्स पकड़े होते हैं उसके अंदर मामूली लकड़ियां रखी होती है, वो भी लाल पेंट करके, और इधर से एसपी शेखावत को चकमा देके पुष्पा अपने 2000 लाल चंदन को इंडिया से बाहर निकाल लिया होता है और अपने इंटरनेशनल बायर को बेच देता है। इधर एसपी शेखावत को पता चलता है कि सारी लकड़ियां नकली है, तभी वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में आग बबूला होता है। गुस्से में आग बबूला होकर वो सारी लकड़ियों को जला देता है। और हाँ दोस्तों, एसपी शेखावत इन सारी लकड़ियों को जिन गोदाम में जलाता है वो वहाँ पर अपने आप को भी जलाकर खत्म कर देता है और हमें ऐसा दिखाया तो जाता है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि एसपी शेखावत अभी जिंदा है और वो आगे फिर से आएगा। लेकिन अब इसके आगे की बात करें तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा की डील होने के बाद के पास बहुत सारे पैसे आते हैं और इसीलिए इलेक्शन के अंदर बड़े आराम से एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनवाता है। एमएलए सिद्धप्पा जैसे ही सीएम बनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इसलिए पुष्पा से मिलने उसके घर आता है और उसके घर आके पुष्पा के साथ खाना खाता है और पुष्पा की वाइफ उसकी पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है। और इन सबके साथ ही हम देखते हैं कि पुष्पा के गांव में एक फेस्टिवल आता है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गांव के सारे लोग मंदिर जाते हैं। यहाँ पर पुष्पा की वाइफ और उसके मदर भी आते हैं और हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि फेस्टिवल के अंदर पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी फैमिली के साथ थे। यहाँ पर ही पुष्पा की वाइफ बेहोश हो जाती है और कुछ लेडीज पुष्पा की वाइफ को हैंडल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि असल में पुष्पा की वाइफ प्रेग्नेंट है और पुष्पा फादर बनने वाला है। जैसे ये बात पुष्पा को पता चलती है पुष्पा बहुत खुश होता है, इसलिए वो काली माता के ड्रेस में वो वहाँ पर डांस भी करता है और साथ ही साथ सारे गाँव वाले भी नाचते हैं। लेकिन अब इस फेस्टिवल के अंदर अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो पुष्पा के बड़े भाई जिसका नाम मोहन होता है उसकी बेटी को छेड़ने लगते हैं, उसकी बॉडी से उसके कपड़ों को खींचने लगते हैं। और जैसे ही पुष्पा ये नोटिस करता है वैसे ही वो उन सारे गुंडों को बहुत मारता है। खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू भी बोलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसका फादर आता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, वैसे ही वो पुष्पा पे बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी को चाटा भी मारता है और साथ ही वो पुष्पा से ये भी कहता है कि वो हमारे फैमिली से नहीं जुड़ सकता। ये बातें सुनकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट फिर पुष्पा का बड़ा भाई यानी कि मोहन उन सभी लड़कों के बाल कटवाता है और उन सबको गधे पे बिठाकर घुमाता है, जिनसे उन सब लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ही ये दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद हम ये नोटिस करते हैं जो सब लड़के पुष्पा ने जिन्हें पीटा था वो सब अपना बदला निकालने के लिए पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। और अब जबकि बड़े भाई ने इन सबको गंजा करके गधे पे बिठाया था, इसलिए उसे फोन पे कहते हैं वो भी अब टीवी पे आएगा लाइव टेलीकास्ट करके रोड के बीचों बीच अपने आप को टकला करेगा। ये बातें जानकर पुष्पा के बड़े भाई की जो वाइफ होती है यानी कि पुष्पा की भाभी, वो सीधा पुष्पा के घर आती है और ये सारी बातें पुष्पा को बताती है। और पुष्पा को जैसे ही ये पता चलता है कि उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया गया है, पुष्पा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लोगों को लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है। वहाँ पर खुद को लाइव टेलीकास्ट करते हुए सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वो चुपचाप उसे छोड़ दे जहाँ से उसे उठाया था, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पुष्पा एक एक आदमी को चुन चुन कर मारेगा। अब इसके बाद ही वो लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो
सीधा पुष्पा को फ़ोन करता है और पुष्पा से कहता है कि वो एड्रेस दे रहा है, उस एड्रेस पे वो लड़की के साथ है और अगर पुष्पा को उसे बचाना है तो पुष्पा को बचाने के लिए वहाँ पर अकेला आना होगा। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि पुष्पा के लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के हेड प्रताप रेड्डी ने भी देखा होता है और इसी देखकर वो सीधा एमएलए सिद्धप्पा को बुलाता है, जो कि अब सीएम बन चुका है, और उसे अपने ऑफिस बुलाकर कहता है कि यह पुष्पा क्या कर रहा है। जिस पर सीएम सिद्धप्पा बताता है कि असल में एक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ पुष्पा की भतीजी को उठा ले गया है, इसलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। पर यह बात पर सुनकर प्रताप रेड्डी कहता है असल में जो लड़का पुष्पा की भतीजी को उठा ले गया है वो असल में और कोई नहीं बल्कि इसके छोटे भाई का एक लौता बेटा है और उसे अपने भतीजे से बहुत प्यार है और इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा से कहता है कि वो पुष्पा को फोन करके कहे ही वो ऐसा ना करे और वो उसके भाई के बेटे से दूर रहे। ये बात सुनकर सिद्धप्पा पुष्पा को फोन करता है और पुष्पा को सारी बातें बताता है, लेकिन पुष्पा यहाँ पे सिद्धप्पा की कोई भी बात नहीं मानता और वो फोन पर ही प्रताप रेड्डी को 4-5 बातें सुना देता है और वो प्रताप रेड्डी से कहता है कि अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो आज उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और सीधा उसके बताए हुए एड्रेस पर जाता है और यहाँ आने के बाद प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है। लेकिन इसी टाइम पर प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है, यानी कि मरने वाले का बाप, और वो यहाँ आकर पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और फिर वो अपनी भतीजी को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर इसके बाद लड़की का जो पिता होता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, उसे अपने किए पे बहुत अफसोस होता है और उसे ये पुष्पा की अच्छाई देखकर उसे शर्म आ जाती है और इसीलिए अब वो फैसला करता है कि वो पुष्पा से अब माफी मांगेगा और उसे परिवार का दर्जा देगा। इसी टाइम पर ही उसकी बेटी की शादी फिक्स होती है एंड वो इसीलिए जल्दी से कार्ड छपवाता है और वो कार्ड लेकर सीधा पुष्पा के घर जाता है और वो वहाँ पर पुष्पा की मदर को कार्ड देकर कहता है कि पुष्पा को और पूरे परिवार को उसकी बेटी की शादी में आना है, जो कि शादी पर सारा परिवार एक साथ होता है। पुष्पा जब ये बात जानता है उसे बहुत खुशी होती है और फिर इसीलिए वो अपनी भतीजी की शादी में जाता है। फिर पूरी फैमिली एक साथ होती है और दोस्तों हम यहाँ पर 2 सीन देखते हैं, जहाँ पर पहले सीन में तो पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है, लेकिन वहीं दूसरे सीन में हम ये भी देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और छोटे भाई के बेटे को दोनों की चिता को जला रहा होता है और उनका फ्यूनरल सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों हम इसी टाइम पे हम नोटिस करते हैं कि प्रताप रेड्डी और पुष्पा दोनों के घर फूल के गुलदस्ते आते हैं और उन दोनों गुलदस्तों के अंदर बम रखे हुए होते हैं, यानी कि एक ही आदमी ने उन दोनों के अंदर बम रखे हुए होते हैं। और फिर अगले सीन में हम वो आदमी को देखते हैं जिसने उन गुलदस्तों में बम रखा होता है, पर हम उसका फेस तो नहीं देखते हैं क्योंकि वो उस टाइम पर काफी दूर और ऊंचाई पर खड़ा होता है और यहाँ पे एक ही टाइम पर बटन दबा के दोनों बम को ब्लास्ट कर देता है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी एंड होती है। मूवी के एंड होते होते हमें पुष्पा 3 का पोस्टर दिखता है, यानी कि पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 भी आएगी जिसका नाम होगा पुष्पा द रैम्पेज। और हमें पुष्पा 3 के अंदर ही पता चलेगा कि ये आदमी कौन है जिसकी पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों के साथ ही दुश्मनी है और क्या आखिरकार उन दोनों को मार देता है या फिर उन दोनों अभी भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पुष्पा 3 में और इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।